हेलो एवरीवन। आपका ये जो असाइनमेंट है BCC 3 है ना। BCC 3। अब BCC का फुल फॉर्म क्या, आई डोंट नो, लेकिन इसी तरह लिखा जाता है BCC 1 2 3 4। तो आपका BCC 3 आपका हो गया अधिगम एवं शिक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लर्निंग एंड टीचिंग। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, लर्निंग मतलब सीखना और टीचिंग मतलब सिखाना, डेट इज पढ़ाना। तो सीखो और सिखाओ, यही टॉपिक इसमें चलने वाला। तो जो भी होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि BCC 3 जो है आपका, इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो बाइफरगेट आगे जो होने वाला है ये क्लासिफिकेशन 80:20। 80 तो आपका मेंस में लिखना होगा और 20 आपका असाइनमेंट, जो असाइनमेंट हम इस वीडियो में आगे इस क्वेश्चन के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब 20 नंबर का है, तो इसमें 3 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है इस सीरीज में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो आप वीडियो को प्ले पुश करके लिख लें, इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको रीड आउट केवल करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपका कौन सा हो गया, अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया कि तथ्यात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं। जो तथ्यागम अधिगम हो गया उससे आप क्या समझते हैं। तथ्यात्मक अधिगम की विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। तो परिचय, इंट्रोडक्शन पहले देना पड़ेगा तथ्यात्मक अधिगम, ठीक है ना। तो कहता है तथ्यात्मक ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का तृतीय प्रकार है। इस ज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में कोई दावा या तथ्य निश्चित किया जाता है, ठीक है। अर्थात किसी वाक्य के मूल में जो तथ्य छिपा होता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को हम तथ्यात्मक अधिगम कहते हैं, ठीक है। तथ्यात्मक अधिगम या तथ्यात्मक ज्ञान ज्ञान श्रृंखला का तृतीय प्रकार है। इस ज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में कोई दावा या तथ्य निश्चित किया जाता है, अर्थात किसी वाक्य के मूल्य में जो तथ्य छिपा होता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंग होता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान के तथ्यात्मक अधिगम कहा जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस बात में एक क्या लिखा हुआ है, शर्तियां दावा निश्चित है कि या छिपा हुआ है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा होती है। यह दावा ही इस ज्ञान को तथा यथार्थ तथ्यात्मक की श्रेणी में रखता है। तथ्यात्मक ज्ञान के संदर्भ में कुछ और उदाहरण दिए जा सकें। जैसे पदार्थ के 3 रूप होते हैं, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 पदार्थ होता है। सोमवार के बाद मंगलवार आधा है, इत्यादि एटॉल, ठीक है। इन वाक्यों में एक तथ्य छिपा रहता है जिसे ज्ञाता जानता है। यह तथ्य पदार्थ के 3 रूप होते हैं, 2 और 3 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। तथ्यात्मक अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला कहता है तथ्यों से संबंध। तो कहता है तथ्यात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रत्येक वाक्य में एक तथ्य छिपा होता है। इस वाक्य के आधार पर ही इसको तथ्यात्मक अधिगम कहा जाता है। इस तथ्य को अनेक प्रयोग एवं मान्यताओं के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। इस तथ्य की जांच भी संभव होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। इस वाक्य में हल्का होना एक तथ्य है जिसका प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार तथ्यात्मक अधिगम का संबंध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य एवं दावों से होता है। नेक्स्ट है आपका तथ्यात्मक ज्ञान में सत्य की संभावना। तथ्यात्मक ज्ञान अथवा तथ्यात्मक अधिगम के प्रमुख विशेषता यह है कि यह ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। अनेक प्रकार के सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन विद्वानों द्वारा अपने प्रयोग के आधार पर किया जाता है। प्रथम स्थिति में इन सिद्धांतों को सरल माना जा
सकता है। यदि किसी कारणवश ज्ञान असत्य सिद्ध हो जाता है तो नवीन सिद्धांत, जिसकी खोज अन्य विद्वानों द्वारा किया जाता है, सत्य माना जा सकता है। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। ठीक है। अतः तथ्यात्मक अधिगम को एक विविध प्रकार से जांच किया जा सकता है। सेकंड है दोस्तों, भाषा के माध्यम से वर्णन, है ना, एक्सप्लेनेशन थ्रू लैंग्वेज। तथ्यात्मक अधिगम के प्रमुख विशेषता यह है कि भाषा के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। इस ज्ञान के भाषाई वर्णन के कारण इसका स्वरूप अधिक व्यापक है। उदाहरण स्वरूप पाइथागोरस का प्रयोग का अनेक उदाहरणों के माध्यमों से यह सिद्ध किया जाता है कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार अन्य विषयों के तथ्यात्मक अधिगम का भी भाषाई वर्णन किया जाता है। फोर्थ है आपका उचित एवं अनुचित की संभावना। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक तथ्यात्मक ज्ञानिया के अधिगम उचित नहीं होती। ऐतिहासिक तथ्यों से वर्णन पर यह विशेषता पूर्ण रूप से क्रियान्वित होती है। रूस की क्रांति को दशाओं का वर्णन करते हुए आवश्यक नहीं है कि वे दशाएं अमेरिका की क्रांति के लिए भी उत्तरदायी हो। एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति के अनेक तथ्यों की पश्चिमी देशों में एक उचित माना जा सकता है। इस प्रकार तथ्यात्मक अधिगम परिस्थितियों के आधार पर उचित एवं अनुचित हो सकता है। फिफ्थ है आपका क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। तथ्यात्मक अधिगम की यह विशेषता है कि इसका प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में छात्रों को प्रदान किए जाने वाले तथ्यात्मक अधिगम से सरल से कठिन की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुकरण किया जाता है। इसलिए भावी अध्यापकों एवं अभी के वर्तमान शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि छात्रों के समक्ष तथ्यात्मक ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। भाषाई ज्ञान के आधार पर यह कार्य सरलता से संपन्न किया जा सकता है। 6 पॉइंट क्या है कि नियमों में संबंध। आत्मज्ञान का संबंध अनेक प्रकार के नियमों एवं सिद्धांतों से होता है। इस सिद्धांतों को ही छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समय समय पर इन नियमों की एवं सिद्धांतों की समीक्षा की जाती है तथा अनेक परिवर्तनों के बाद इसमें जीवन के नवीन तथ्य जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध सिद्धांत एवं नियमों से है, जिसमें अनेक अनुसंधानों एवं प्रयोग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अगला है आपका दो तथ्यों का संबंध। जो दो तथ्य है ना, उसका संबंध क्या है? तो कहता है तथ्यात्मक ज्ञान में समान रूप से दो या दो से अधिक के तथ्यों से तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से हल्की होती है। चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक है, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा कि भारत की जनसंख्या चीन से अधिक है। ठीक है, जो करंट सिनेरियो है। इस प्रकार के तथ्यात्मक के ज्ञान में दो तथ्यों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन तथा समन्वय पाया जाता है। डेट इज कंपेयर बिटवीन टू अपर एंड लोअर पार्ट। इस प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान तथा तथ्यात्मक अधिगम तुलना की दृष्टि से बहुत उपयोगी है तथा इस ज्ञान के द्वारा विभिन्न विषयों को तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होता है। अगला है आपका विश्वास की भावना। तथ्यात्मक ज्ञान के समान रूप से इस कारण से भी मान्यता प्रदान की जाती है, इसमें विश्वास की भावना निहित होती है। दूसरे शब्दों में जन सामान्य का मानना होता है कि जो भी तथ्य इस ज्ञान के माध्यम से इसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह सत्य है। उदाहरण स्वरूप जब हम किसी शब्द का अर्थ या उसकी संरचना जानना चाहते हैं तो शब्द के आधार पर यह
निर्णय लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, है ना। क्योंकि शब्दकोश के प्रस्तुत ज्ञान के प्रति हमारे मन में यह भावना होती है कि यह ज्ञान सत्य एवं प्रामाणिक है। इस प्रकार तथ्यात्मक अधिगम को उसमें नीति भावना के आधार पर स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 9th पॉइंट, चिंतन की संभावना। किसी भी तथ्यात्मक ज्ञान पर पूर्ण रूप से विचार करने की संभावना होती है। उदाहरण स्वरूप, मुझे बहुत देर से सिर दर्द हो रहा है। ठीक है। राम 3 घंटे से अध्ययन कर रहा है। मोहन रोज 2 घंटे लेट विद्यालय आता है। इन सभी वाक्यों पर मानसिक रूप से विचार करने के पश्चात ही तथ्यात्मक ज्ञान को एक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार तथ्यात्मक के संदर्भ में मानसिक चिंतन एवं विश्वास की पूर्ण संभावना रहती है। 10th कहता है निष्कर्षों से संबंध। तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध सदैव प्रयोग एवं अनुसंधान के निष्कर्ष से होता है। उन तथ्यों को अधिक प्रभावित एवं उचित माना जाता है जो कि कसौटी पर परीक्षण के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं। इस सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में भी व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः परीक्षण किया जाता है। इसलिए तथ्यात्मक अधिगम का संबंध विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अथवा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रयोग के निष्कर्ष को सार रूप में प्राप्त होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन कि उपर्युक्त वाक्यों अथवा तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम का जो प्रक्रिया होता है वह मानव जीवन में सीखने सिखाने, बोला ना मैं, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग मतलब सीखना है, टीचिंग मतलब सिखाना है, कि प्रक्रिया का परिवर्तन माना जाता है। अगर हम अधिगम के बारे में विशेष रूप से कहें तो कोई ऐसी चीज़ जो तथ्यात्मक है उसका संबंध सिद्धांतों या व्यक्तिगत व्याख्याओं के बजाय तथ्यों से है या इसमें तथ्य शामिल होता है। तो कहता है कि इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि किसी वाक्य के मूल्य में जो तथ्य छिपा रहता है वह इस ज्ञान का प्रमुख अंश माना जाता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को हम तथ्यात्मक अधिगम कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले ही बताया था इसमें 3 क्वेश्चन लिखना होगा क्योंकि 20 नंबर का है। जो 10 नंबर का है उसमें 2 क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा से कौन से स्रोत स्पष्ट, कौन कौन से स्रोत हैं उसका हम लोग को स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं वो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो होता है पहला इंट्रोडक्शन, फिर आपका बॉडी पार्ट, दैट इज लास्ट कंक्लूजन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पहले। तो कहता है प्रेरणा, अभिप्रेरणा दैट इज प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। ठीक है ना, प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना आवश्यक होती है। अतः यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी, मतलब बाहरी भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजी के मोटिवेशन जो वर्ड आता है ना, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटे धातु से हुई है। इसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इस अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं के कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्रैंच एवं क्रचफील्ड, ठीक है ना, ने लिखा है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का संबंध प्रेरणा से है। तो कह सकते हैं प्रेरणा इज इक्वल टू क्यों, ठीक है ना। ये किनके द्वारा कहा गया, क्रैंच एवं क्रैंचफील्ड। ओके, हम प्रेरणा शब्द को मनोवैज्ञानिक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं यथा। तो समझेंगे क्या परिभाषाएं हैं प्रेरणा शब्द को लेकर। तो पहला है गुड के अनुसार, तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। सेकंड है दोस्तों ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वालों की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। थर्ड है एवरिल के अनुसार, प्रेरणा का अर्थ है, एवरिल लिखा हुआ है ध्यान देंगे, प्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास, है ना, जो मूविंग पर्सन है उनके बारे में बात किया गया। यह कल्पना को एक क्रियाशील बनाती है। यह मानसिक की शक्ति के गुण और अज्ञात स्रोतों को जागृत और प्रस्तुत करती है। यह एक हृदय को स्पंदन करती है। यह निश्चित अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतया मुक्त करती है। यह बालक में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मनुष्यों में अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक के अपने अपने मत हैं जिन्हें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला है आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियां द्वारा संचालित होता है। इस मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग ही अभिप्रेरकों का कार्य करती है। इस सिद्धांत के संदर्भ में से पहली बात तो यह है कि मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों की संख्या के संबंध में एक मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिद्धांत अपनी ही कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में समान होती है, तब इनका व्यवहार भी समान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सेकंड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ओके, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के दो मूल कारण होते हैं, एक मूल प्रवृत्तियां, दूसरे अचेतन मन, है ना, अचेतन मन। फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से दो ही मूल प्रवृत्ति होती है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जो हम लोग जी रहे हैं वो है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो उसे क्रमशः संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है। नेक्स्ट है आपका कि अतः साथ ही उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को अनजाने में प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के संबंध में पहली बात तो यह है कि फ्रॉयड का मूल प्रवृत्ति संबंधी विचार ही मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। दूसरी ओर बात यह है कि मनोवैज्ञानिक का व्यवहार केवल उसके अचेतन मन से नहीं अपितु अर्ध चेतन एवं चेतन मन से भी संचालित होता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्निधि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्निधि कहते हैं, और ये अंतर्निधि ही मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यद्यपि आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने इसे शारीरिक आवश्यकताओं के साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को
भी जोड़ दिया, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत अपने में अपूर्ण ही है ना, अपूर्ण ही है, क्योंकि मानव के उच्च ज्ञानात्मक व्यवहार की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ कहता है प्रोत्साहन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन बोल्स तथा काफमैन ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर किया करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को उन्होंने प्रोत्साहन माना है। इनके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? डेट इज एक पॉजिटिव अप्रोचमेंट, एक होता है नेगेटिव अप्रोचमेंट, जिसको बोला गया धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। धन मतलब पॉजिटिव हो गया, ऋण मतलब नेगेटिव अप्रोच। ठीक है, प्रोत्साहन डेट इज मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन धनात्मक प्रोत्साहन जैसे भोजन एवं पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए धकेलते हैं। ठीक है, जबकि क्या है आपका ऋणात्मक प्रोत्साहन जैसे दंड एवं बिजली का झटका आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यह सिद्धांत जो है मनुष्य को केवल बाल कारकों पर ही बल देता है, इसलिए अपने में अपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर की शरीर क्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मॉर्गन ने किया है। इसके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत में मनुष्य के पर्यावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है, इसलिए यह भी अपने में अपूर्ण है। ठीक है, 6 है आपका मोंग सिद्धांत। ये कहता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्ले ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का, ठीक है ना, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैस्ले ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया है। मैस्ले के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता। ठीक है, अतः मैस्ले की यह बात तो सही है किंतु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, पर उनकी यह बात सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्रम विशेष में करते हैं। अतः यह सिद्धांत भी अपने आप में अपूर्ण है। ठीक है, अब फाइनली आपका कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। उपर्युक्त वाक्यों या तथ्यों से यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है इस असाइनमेंट का। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें एवं शिक्षा में इसकी उपयोगिता को दर्शाएं। तो पियाजे अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अगर आप सीटेट की तैयारी करेंगे, पियाजे और भी 2-3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जिक्र हमेशा होता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करें एवं शिक्षा में इसकी उपयोगिता को दर्शाएं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में चित्र बना लेते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं में
विभक्त किया है। प्रत्येक अवस्था को संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के बालक के प्रयासों के एक भिन्न के रूप को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समयावधि में उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी मूर्त अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बताई है। पहला है आपका संवेदी अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, जो एज फैक्टर कितना है, 2 वर्ष तक जन्म लिया तो उसके 2 वर्ष तक क्या है उसकी परिस्थितियां, दैट इज संवेदी अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। तो देखते हैं उसको। यह अवस्था जो 0 से 2 साल है ना, बाय बर्थ टू 2 इयर्स, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलती है। इस अवस्था में शिशुओं का जो संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 6 उप अवस्थाओं, तो हम लोग 6 उप अवस्थाओं को देखते हैं। पहली उप अवस्था प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, यह जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। ठीक है, बच्चा क्या है, कुछ भी चीज को चूसने का ज्यादा कोशिश करता है। ठीक है। दूसरी उप अवस्था प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तो यह अवस्था 1 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने की अवस्था की क्रिया नहीं आती। ठीक है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है और दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती है। तीसरी उप अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है ना, यह अवस्था जो है 4 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु जो है वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना इस अधिक ध्यान देता है कि न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। इसके अलावा वह जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाएं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक अथवा मनोरंजक लगती है। आगे कहता है आपका कि चौथी उप अवस्था गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। पांचवी उप अवस्था क्या है कि तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है ना, यह अवस्था 12 से 18 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं ऋषि विरोध से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक की अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। छठी उपावस्था क्या है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो यह आपका अंतिम उपावस्था है जो 18 से 24 माह तक की अवधि की होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सेकंड है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्ष। तो कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की यह एक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ये क्या है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राक संप्रयात्मक अवधि, ये आपका 2 से 4 वर्ष तक है। और लास्ट है आपका अंतर्देशीय अवधि 4 से 7 वर्ष तक। तो अब देखते हैं हम लोग प्रथम अवधि प्राक संप्रयात्मक अवधि। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है।
पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की दो सीमाएं बताई है जो निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला है जाति जीववाद। क्या है? जीववाद। तो जीववाद के चिंतन में वह एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल आदि सब उसके लिए सजीव होते हैं। ठीक है ना? निर्जीव को भी सजीव मान लेता है क्योंकि मूविंग है। कार चल रहा है तो लगता है सजीव है, पंखा घूम रहा है तो लगता है सजीव है। जीववाद वाला भावना आ गया उसमें। ठीक है। सेकंड है तो दोस्तों आत्म केंद्रित, है ना, सेल्फ कंसंट्रेशन। इसमें बालक सिर्फ अपनी ही विचार को सही मानता है। वो जो कर रहा है उसको वही लगता है सही है, बाकी लोग सारे गलत हैं। मान लो जैसे टीवी देख रहे हैं तो उसको अब मोटू पतलू देखना है तो वही देखेगा और सबको यही सजेशन देगा कि आप भी यही देखें क्योंकि यही अच्छा है, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वही होता है आत्म केंद्रित, कि इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया को अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देखता है। ठीक है। थर्ड है ठोस संक्रिया की अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक है। तो कहता है यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि इन बालकों को दो वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, परंतु उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके आदि समस्या उपस्थित की जाती है तो ऐसी समस्याओं पर संक्रियताएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे यदि उन्हें 3 वस्तुएं ए बी सी दी जाए तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इनमें ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। ठीक है। अतः सबसे बड़ा ए है। ओके। परंतु यदि इनमें उनसे यह कहा जाए कि जम, अनु और मनु बड़ा है तो मनु से तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देना नहीं चाहेगा बालक। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा समझदारी वाला हो गया, लेकिन वो विजुअलाइजेशन हो गया, उसको दिख रहा है ये बड़ा है। जैसे मान लो बोतल रखा हुआ है 1 लीटर का, बड़ा छोटा, तो मनु तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देना नहीं चाहेगा बालक। क्यों? क्योंकि उसको विजुअलाइजेशन प्रोसेस वहाँ इन हो गया। तो अब मैं एक बता रहा हूँ, जैसे 1 लीटर का ये बोतल है और 1 लीटर का ये आपका है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि इसमें बड़ा कौन है या इसमें क्या कैसे, तो वो हमेशा इस चीज़ को प्रीफर करेगा कि ये बड़ा है। ठीक है। एक्चुअली दोनों में वॉल्यूम तो सेम है 1 लीटर, लेकिन क्या है कि ये प्रीफर ज़्यादा करेगा ये बड़ा है। विजुअलाइजेशन ऐसा ही है बच्चों का। तो अतः इस कारण यह है कि इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रियाएं संभव नहीं है क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई। अतः इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्वों के संरचन से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। ओके। फोर्थ कहता है आपका फोर्थ पॉइंट कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था वयस्कावस्था से प्रारंभ तक। ठीक है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी हो जाता है। उसके चिंतन में अधिक पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है ना। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में
अधिक परिवर्त्य होती है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफी कम होता है, परंतु जिस बालक का शिक्षा स्तर काफी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन की अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है कि उपर्युक्त वाक्यों अथवा तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्रमशः जटिल होती जाती है। बालकों के द्वारा, है ना, क्या कह रहा है ये, बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। कुछ बालकों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है तथा कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा अथवा अवधि पूर्ण रूपेण निश्चित होकर नहीं बल्कि लगभग निश्चित होती है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कर प्रविष्ट होती है। तो ये जो टॉपिक था ना, ये हम लोग मतलब खुद पे भी इनरोल होता है, लागू होता है। ठीक है ना, तो यही था आपका। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट पेडागोगी जो भी होगा आपका, उस पर आएगा। थैंक यू वेरी मच।